नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप कामड़े आज आपके लिए लाया हूँ एमसीक्यू का पार्ट 5 जो एचआरएम का है, जिसमें हमने पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक के पढ़े, जिसमें हमने लगभग 120 क्वेश्चन कवरअप किए, जो काफ़ी बड़े क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवरअप करने की सोची है, जिसमें आपको जनरल सिलेबस और कंसेप्चुअली सभी चीज़ें पता हो एचआरएम के बारे में। चलो बढ़ते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। ड्यूरिंग दी ले ऑफ, जब ले ऑफ होता है पीरियड, द एम्प्लॉयर हैज़ टू पे। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन मेरे कुछ एक वीडियो में भी आया था कि 15 दिन का कम से कम बेसिक वेजेस उसको देना चाहिए अगर ले ऑफ होता है तो, मतलब हाफ। यहाँ पे हाफ यानी 15 डेज होता है, यहाँ पे दिया हुआ ना, ये 1/4, 3 और ये इसका मेन आंसर क्या है, हाफ, यानी 15 दिन का वेजेस ले ऑफ में देना चाहिए। पॉइंट सिस्टम एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड आर प्लेस अंडर सच ए कैटेगरी। पॉइंट सिस्टम जो होता है वो किस कैटेगरी में बैठते हैं? नन में नहीं बैठता, क्वांटिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन में बैठता है। क्वांटिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन में ही पॉइंट सिस्टम जनरली बैठता है, बाकी ये ऑप्शन कोई ढंग के है ही नहीं इसमें। और के एचआर रोल, एचआर के रोल आपने पढ़े होंगे, आपको फर्स्ट यूनिट में मे भी एचआर के रोल, क्वालिटीज़ वगैरह वगैरह पढ़ी होंगी, जो बेसिकली स्टार्टिंग में दिया जाता है एचआर की क्वालिटीज़, इंपॉर्टेंस वगैरह वगैरह। इन अ फर्म विल बी अ मल्टी डिसिप्लिनरी काउंसिलिंग अराउंड। अब एचआर की जो रोल है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो ये होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें, इंडिविजुअल तो होता ही होता है, टीम वर्क भी होता है और बिजनेस यूनिट को भी लेकर चलना होता है, मतलब ऑल ऑफ दी अबव इसमें आएंगे। द फॉलोइंग आर द की फैक्टर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई है उसके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन है, मार्केट फ्रेंडली स्टेट है और लिबरलाइजेशन भी है। याद होगा मैंने इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में इंडियन इकोनॉमी में समझाया था, इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी मार्केट फ्रेंडली स्टेट जिसको बोल सकते हो, यानी ऑल ऑफ द अबव मैं इसमें ले सकता हूँ। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द फर्म प्लान द प्रपोज चेंजेस इनटू अ प्रैक्टिस। फर्म किस तरीके से प्लान करती है कि हमें क्या क्या चेंजेस और क्या क्या बदलाव लाने हैं। क्लैरिफिकेशन ठीक है, मॉनिटरिंग भी ठीक है, असेसमेंट भी ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिज़ाइन। सबसे इंपॉर्टेंट डिज़ाइन है। ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग स्टेज फर्म प्लान, जब प्लानिंग करते हैं तो डिज़ाइनिंग काफ़ी मायने रखती है। प्रपोज चेंजेस इनटू अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में चेंजेस करने के लिए पहले डिज़ाइन चेंज करना होता है, उसके बाद ही काम होता है। During which of the following stage the firm identify the confirm the overall business direction। कौन सी एक्टिविटी होती है जो तो जिसमें जो कौन सी स्टेज होती है जिसमें बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज़ जो है, डायरेक्शन जो है वो क्लैरिफाई होती है, आइडेंटिफाई होती है, तो वो है क्लैरिफिकेशन। मैं क्वेश्चन में समझाते आपको बोला, राइट। द प्रोसेस ऑफ द फीडबैक, फीडबैक की प्रोसेस में इज ए मेडअप ऑफ कितनी फेज से बनती है। ये क्वेश्चन शायद से रिपीटेड लग रहा है मुझे, 5 फेजेस रिपीटेड हुआ था, याद होगा 5 फेजेस लगते हैं। और फीडबैक के लिए डिग्री याद होगा आपको, कितनी डिग्री लगती है, याद करो, डिग्री के बारे में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, वो 360 डिग्री याद रखिए। देन नेक्स्ट द 3 फेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के 3 फेजेस कौन सी है, एक है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग। ये 3 फेजेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, स्क्रीनिंग वगैरह नहीं, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है। पहला ही क्वेश्चन सही है, ऑप्शन जो दिया है। रिक्रूटमेंट इज वाइडली व्यू एज, रिक्रूटमेंट ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है किस वे से, पॉजिटिव प्रोसेस से, निगेटिव प्रोसेस से, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव और नॉन ऑफ दी जो भी है, पॉजिटिव ही देखा जाता है। रिक्रूटमेंट में यही आशा रखते हैं कि अच्छे वर्कर उनको मिलेंगे, यही आशा होती है, आशा के भरोसे सब कुछ होती है, आशा की किरण, उम्मीद की किरण और जो भी है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी यूजुअली हाईलाइट्स, रिक्रूटमेंट पॉलिसी यानी जो आपका बेसिक रिक्रूटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव्स, एम होते हैं, नीड ऑफ द इस्टेब्लिशिंग, क्या ज़रूरत होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके रिक्रूटमेंट का इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस या उसमें दिया होगा। द प्रोसेस ऑफ द डेवलपिंग द अप्लीकेंट्स पुल, ये भी क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। पुल डेवलप करने के लिए याद होगा, ये क्वेश्चन में अपन ने देखे थे कि पुल अगर हैंडल करना है प्रॉपरली तो रिक्रूटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ तभी फिलअप हो जाएंगी जब रिक्रूटमेंट होंगी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अ ब्रीफ राइटअप ऑफ व्हाट द जॉब इज़ ऑल अबाउट। ऑल अबाउट इज़, जॉब के बारे में अगर देखा जाए तो क्या है, जॉब फाइंडिंग है, जॉब समरी है, जॉब एनालिसिस है या जॉब सजेशन है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, जॉब समरी। ये बात ध्यान में रखिए, जॉब समरी में ही सभी जॉब की पूरी डिटेल शो ऑफ होती है।
जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ अ वन ऑफ द एरिया। जॉब स्पेसिफिकेशन ये एक ऐसा एरिया है जिसमें जॉब का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये जॉब के ऊपर के क्वेश्चन है। द डिवीजन ऑफ द टोटल टास्क टू बी परफॉर्म इनटू एन मैनेजेबल एंड इफिशिएंट यूनिट इज। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से पढ़िए, काफ़ी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यही एमसीक्यू आपको जब एग्जाम में देखेंगे तो आपको शायद ऑप्शन भूल जाओगे, क्वेश्चन का कहाँ क्या था, उसका था, इसका था, आप शायद वापस से रिवाइंड नहीं कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन को पहले समझो एंड देन समझो कि उसका आंसर क्या है और क्यों है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ द टोटल टास्क, जो भी टास्क होता है उसको डिवाइड करते हैं, बांटा, काम को बांटा ने, वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क जिसको बोल सकते हो, परफॉर्म इनटू एन मैनेजेबल एंड एफिशिएंट यूनिट इज जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन में ही काम बांटा जाता है कि जॉब जब डिज़ाइन करते हैं तो किसको कौन सा काम देना है, कितना काम देना है, ये निकाला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया फ्रॉम विच अप्लीकेंट कैन बी रिक्रूटेड। कौन से एरिया में कौन से अप्लीकेंट रिक्रूट किए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट लाइन से नहीं, एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन से नहीं, लेबर मार्केट बोल सकते हैं, लेबर मार्केट जनरली हो सकता है, बट लेबर स्कीम तो बिल्कुल भी नहीं होती। फॉर दी फॉरकास्टिंग जो बोला है, द डिमांड फॉर द मैन पावर एंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज। फॉरकास्टिंग के लिए आपको क्या क्या, डेल्फी टेक्निक नहीं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं, सभी चीज़ों के लिए क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं वो बोल रहा है वो। फॉरकास्टिंग द डिमांड फॉर द मैन पावर नहीं, द इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज यूज आर, डेल्फी यूज होती है। फॉर द फॉरकास्टिंग द डिमांड फॉर अ मैन पावर एंड द इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज आर, आपको दिया है यहाँ पे डेल्फी टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, वर्क स्टडी टेक्निक एंड ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये सभी टेक्निक फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए इसका आंसर करेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी पूरी टेक्निक यूज़ की जाती है। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज डन आउट ऑफ, सिलेक्शन किस वे से, किस एंगल से किया जाता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन के आंसर देख के, जैसे इसमें ऑप्शन देख के भी कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपरली समझिए कि जैसे ये फॉरकास्टिंग डिमांड फॉर अ मैन पावर के लिए डिमांड की गई थी, ठीक है। सो 37 में सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज डन आउट ऑफ किस में से, सिलेक्शन जो है कैंडिडेट का किस तरह से, टारगेट पॉपुलेशन से, इंटरनल सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से। तो इसका आंसर है दोस्तों पॉपुलेशन के टारगेट से, कि कितने लोग हैं उसमें से कितने लोगों को उठाना है, 100 में से हमें कितने लोगों को उठाना है और हमें कितने होना। HRM इज़ अ कंसिडर्ड एज, HRM की बेसिक फीचर में दिया है वो क्या होता है, अ रिएक्टिव फंक्शन, प्रोएक्टिव फंक्शन, एक्सिलरी फंक्शन या फिर ऑटो रिएक्टिव। ये होता है प्रोएक्टिव फंक्शन। HRM का फंक्शन अगर देखा जाए तो कौन सा है, प्रोएक्टिव फंक्शन। उसके बाद में जॉब डिज़ाइन क्या होता है, जॉब में डिज़ाइनिंग में अपन ने देखे थे कि प्लानिंग, वर्किंग और मैनेजमेंट किया जाता है, पूरा डिवीजन ऑफ वर्क होता है पूरा। अभी अपन ने ऊपर देखे थे कि काम को बांटना, मैन पावर बांटना, ये जॉब डिज़ाइनिंग में देखा जाता है। यहाँ क्या दिया है, जॉब डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल जॉब डिज़ाइन क्वालिटीज एंड परफॉर्म जॉब नहीं। डिवीजन ऑफ द टोटल टास्क, देखिए ये है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म इनटू एन मैनेजेबल एंड इफिशिएंट यूनिट। अभी जो क्वेश्चन का आंसर देखे थे, अब ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ गया। बाकी ये तो डिटरमिनेशन वगैरह है ना, तो अब है नहीं। देन लास्ट दिया आपको अकॉर्डिंग टू एडविन फ्लिपो, यानी कि आपको अभी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। एडविन फ्लिपो में क्या बोला था, द फर्स्ट एंड इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द जॉब एनालिसिस इज, पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, जॉब डिस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इसके पहले आ चुका है, जिसमें हमने कहीं ना कहीं इसके बेसिक्स थोड़े से देखे थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी चीज़ें आपके काम आई होंगी। आपने वीडियो को ज़रूर प्रॉपरली रेफ़र किया होगा और प्रॉपरली समझने की कोशिश की होंगी। मैंने क्वेश्चन समझाने की काफ़ी कोशिश की आपको, क्योंकि थ्योरेटिकल है दोस्तों। प्रैक्टिकली कैसा है, प्रैक्टिकल में हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से गेस कर सकते हैं, बट थ्योरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। थ्योरी में आपको किसी क्वेश्चन को बार बार रिवाइंड करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो क्वेश्चन और उसके आंसर धीरे धीरे समझ में आएंगे कि ऑप्शन क्या है। कंसेप्ट पहले पता होना कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे HRM की जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलने चाहिए, और आपको उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उससे इस वीडियो की हेल्प होती है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का एफर्ट आपके काम आएगा, ऐसा मैं समझूंगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, और आपको हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल कंसेप्ट के साथ। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय